जैसा मैंने आपको कहा कि दक्षिण भारत को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता, और उसमें भी तमिलनाडु को लेकर, और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना जोर इस बार दक्षिण भारत पर लगाया है, इतना जोर तमिलनाडु में खास तौर पर उन्होंने दिया है कि सबको लगने लगा है कि शायद कुछ बीजेपी के लिए कुछ कमाल हो रहा है, खास तौर पर तमिलनाडु में और पूरे दक्षिण भारत के अंदर भी। हम सब जानते हैं, देखिए कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी मजबूत रही है और पिछली बार 99% सीटें उसके पास थी, और इस बार कर्नाटक में क्या होगा, अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। लेकिन कर्नाटक के अलावा दूसरा एक राज्य तेलंगाना, जहां से पिछली बार 4 सीटें आई थी, वहां बीजेपी का ग्राफ इस बार बढ़ने की कुछ ज्यादातर विश्लेषक जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे कमजोर माना जाता रहा है भाजपा के लिए आंध्र प्रदेश, लेकिन तमिलनाडु और केरल, उसमें पिछले आपने जो ओपिनियन पोल देखे थे और उसकी एक तुलना भी आपके सामने हम रखेंगे कि कैसे इन राज्यों के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है। तो तमिलनाडु और केरल को लेकर बहुत दिलचस्पी है, और ज्यादातर पोल पंडित से मानते हैं कि इस बार वोट प्रतिशत डेफिनेटली बहुत भाजपा का बढ़ेगा। सीटों को लेकर के अलग अलग अनुमान हो सकते हैं। मैं हमारे सर्वे की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक कमेंट में चाह रहा हूं हमारे पैनलिस्ट का आ जाए, ताकि मैं आपके उसके बाद एक पहला नंबर आपके सामने, तमिलनाडु का जो नंबर है मैं आपके सामने रख दूंगा। अर्चना जी, गुरुमूर्ति साहब का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी, और उन्होंने ये समझाते हुए कि क्यों इस बार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, उन्होंने 2018 का एक वाकया याद दिलाया। कहा नरेंद्र मोदी को आप छेड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी आपके घर में आएंगे। 2018 में या 19 में गो बैक मोदी ट्रेंड कराया गया था तमिलनाडु से, विरोधियों ने करा दिया था। उनका मानना यह कि वो मोमेंट था जब नरेंद्र मोदी ने ये सोच लिया, चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन अब तमिलनाडु की जनता के मन में घर करना है। तभी यूएन में जाकर तमिलनाडु की बात, सारे विदेश दौरों में तमिलनाडु की बात, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तमिलनाडु में बुलाना, खुद भी वो परिधान पहनना, उनको भी पहनाना, और जगह जगह जाकर के उन्होंने तमिलनाडु की संस्कृति, विरासत, वहाँ के इतिहासकारों की, रचनाकारों की, सबकी बातें करना शुरू किया। और ये ऐसी बातें होती हैं जब आपके कल्चर के बारे में कोई बात करता है, आपकी भाषा के बारे में अगर कोई ऐसी इतना जगह दुनिया भर में उसको फैला रहा हो, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो वो घर करता ही है। वक्त शायद लगा उस बात से, आज हम 24 में खड़े हैं, 5-6 साल हो गए, लेकिन शायद वो किला भेद पाने में कामयाब हुए कुछ हद तक। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, चूंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, उसकी सीटें नहीं हैं, एकमात्र कन्याकुमारी जीती भी थी तो फिर वो नहीं जीत पाई, तो इसलिए हम थोड़ी ज्यादा चर्चा करते हैं। हमें लगता है कि तमिलनाडु और केरल पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहें प्रधानमंत्री हटा दें, नरेंद्र मोदी के स्वभाव का हिस्सा नहीं कि कोई भी ऐसी टेरिटरी हो सकती है, कोई भी देश का ऐसा हिस्सा हो सकता है जहां वो अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रभावी नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो उनके स्वभाव के इस हिस्से को देखना समझना चाहिए। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु और केरल, जहां सांस्कृतिक तौर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि दोनों जगहों पे अगर देखें तो सबसे बड़े मंदिर, सबसे अच्छे मंदिर, और चूंकि उत्तर भारत में तो मुगलिया जो आक्रमण था, आक्रांता आए, सब तोड़ताड़ के चले गए, सब जगह अवशेष रह गया, लेकिन दक्षिण भारत में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत नजर आती है। तो ये भी एक पीड़ा का विषय है। कल जब साक्षात्कार में उन्होंने एक कहें कि वाक्य बोला, तो उन्होंने कहा कि हमारी 4-5 पीढ़ियां खप गई हैं। यानी आजादी के बाद से लेकर आज तक तमिलनाडु और केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता जिस तरह से लड़ते रहे, और जिस तरह से ये जमीन और वो जमीन की बात की जाती रही, आर्यन और द्रविडियन थियरी की बात की जाती रही, हिंदी एंटी हिंदी की बात की जाती रही, तमिल संस्कृत की बात की जाती रही, यानी विभाजन के तरीके खोजे जाते रहे। और नरेंद्र मोदी जब जाते हैं, बड़ा अच्छा आपने गुरुमूर्ति जी के हवाले संदर्भ दिया, वो जब तमिलनाडु में जाते हैं तब उनके खिलाफ ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश होती है। एक उल्टा मामला हुआ। तमिलनाडु के लोग, जो तमिल संस्कृति के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वो भी शुरू में उस मुहिम का साथ दिया करते। अच्छा, बाद में धीरे धीरे वो आउट होते गए। और ये हर कोई जानता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक ये दोनों ऐसी जगह से है जहां से निकले हुए, जिनको हम बार बार कहते हैं ना कि एक समय के बाद उनको लगा कि कहां जाना चाहिए, तो अच्छा ठीक है भाई, रिजर्वेशन बढ़ता चला गया, 60-70% रिजर्वेशन हो गया, तो वो जो क्रीम था वो बाहर चला गया, वो पावरफुल कम्युनिटी होती गई। उनको दिख रहा है कि संस्कृति और विरासत के साथ खड़ा है, नंबर एक। दूसरा, जिस जातीय संरचना में द्रविड़ियन राजनीति करती थी, अब वो उससे एकदम इतर है। अब वहां अन्नामलाई सामने खड़े हैं जो ब्राह्मण नहीं है, जो किसी सवर्ण कम्युनिटी से नहीं आते हैं, वो पिछड़ी जाति से आते हैं।
तो अब नरेंद्र मोदी ने वो वाला ढांचा तैयार कर लिया जिसको प्योर तमिलियन ढांचा कहते हैं। अब वो जब बात करते हैं तो वो उसी तरह की बात करते हैं, और इसीलिए जब वो जोड़ते हुए कहते हैं कि भैया कम्ब रामायण तो 800 साल पहले लिखी गई, हाँ। और उससे जोड़ते हुए जब कहते हैं तो लोगों को वहां से कनेक्ट होता है। और मैं इस आधार पर कहता हूं कि लंबे समय के बाद, जो मैं बार बार दोहराता हूं, फिर बोलना जरूरी समझता हूं, दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है। अच्छा। नेता एक उनको बढ़िया मिल गया है जो उनकी इस आकांक्षा को समझ रहा है। तो मैं तमिलनाडु का नंबर आपके सामने रखूं उससे पहले, चूंकि हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो वो तमिलनाडु के बारे में क्या सोचते हैं एक बार जरा देखते हैं उन्हीं का बयान। तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं 5-5 पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहां खप चुकी है। स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपैरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोचने का तरीका बदलने लगा, और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में, और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। तो आइए, प्रोफेसर संगीत रागी भी आ गए हमारे सेट पर। सर स्वागत है आपका भी। तो ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, आइए नंबर देख लेते हैं, फिर हम लोग तमिलनाडु के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तमिलनाडु 39 सीटों वाला राज्य, आपके सामने ओपिनियन पोल का मैं नंबर रख रहा हूं, फाइनल ओपिनियन पोल है, 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, उसके बाद आपको कोई ओपिनियन पोल दिखाया नहीं जा सकता। अब 39 सीटों वाले ओपिनियन पोल में नंबर कुछ इस तरीके से है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है नंबर। अब डीएमके 17 39 में से, एआईएडीएमके 4, बीजेपी 4, कांग्रेस 8 और अन्य 6, यानी अब भी नंबर 1 पार्टी जो है वो डीएमके बनी हुई है 17 सीटों के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि किले में कुछ सेंध लगाने में कामयाब हुई है। जो विपक्ष का किला है उसमें 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतती हुई हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। और इस पे पीछे भी हमने कम से कम पिछले 2 ओपिनियन पोल से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये 4-5 सीटों के आसपास ऐसी तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर निकाल सकती है। वो नंबर अभी भी कायम है। मतलब नरेंद्र मोदी का जो भी प्रयास तमिलनाडु को लेकर रहा वो जाहिर तौर पर इस वक्त कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें आती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, एआईएडीएमके को 4 सीटें और डीएमके को 17 सीटें मिल सकती हैं। तो यानी दक्षिण के इस पहले बड़े किले में बीजेपी ने कम से कम अपना ग्राउंड कुछ तो तैयार कर लिया है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर आप अलायंस की तरफ नजर से देखना चाहते हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर, तो एनडीए 6 सीटों पर यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एआईएडीएमके के साथ कोई गठबंधन नहीं है, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन है। इंडिया गठबंधन 29 सीटों पर है और अन्य 4 सीटों पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी, देखिए, अगर आप दक्षिण की बात करेंगे, और मैं पहले तमिलनाडु की बात करता हूं, फिर ओवरऑल दक्षिण की बात करता हूं। तमिलनाडु में ऐसा नहीं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अचंभे वाली सीटें मिलेंगी ऐसा भी नहीं होगा। हम अगर कोयम्बटूर की ही बात कर लें, के अन्नामलाई की ही बात कर लें, तो कोयम्बटूर ऐसा नहीं कभी बीजेपी ने जीता नहीं है, 1999 में जीता है, ऐसा नहीं। और पिछली विधानसभा में जब एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था तो बीजेपी के वोटों का फायदा एआईएडीएमके को हुआ था, जिसके कारण वो बहुत सारी विधानसभा सीटें जीत पाई थी इस कोयम्बटूर के इलाके में। अब बात आती है कि क्या ओवरऑल तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा बीजेपी का फायदा हो जाएगा? मुझे लगता नहीं है। ऐसा है, अच्छा चुनाव जरूर बीजेपी लड़ेगी, उसका वोट शेयर बढ़ेगा विभिन्न इलाकों में, लेकिन वो बहुत सारी सीटों में तब्दील होगा ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जो दोनों पार्टियां हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, इन्होंने हमेशा से ही तमिल पॉलिटिक्स की है, तमिल इलम के समर्थक रहे हैं, वहीं से इनकी पॉलिटिक्स जो है आगे बढ़ी है। वो क्या पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट है, क्या वो तमिलनाडु में खत्म हो गया? ऐसा लगता नहीं। दूसरी बात ये कि पहली बार ये भी हो रहा है कि रीजनलिज्म वर्सेस बीजेपी का नेशनलिज्म, ये वहां पे दिखाई देगा। लोगों को बीच में चुनना होगा कि क्या वो नेशनलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर अभी भी उनको तमिल लैंग्वेज और तमिल जो आप बात करते हैं कि प्राइड और ये सारी चीज़ों जो हैं, इनमें ज़्यादा विश्वास है।
प्रतीक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विकास के प्रतीक हैं। जो डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियां हैं ये उस बात का प्रतीक है कि किस तरह से रीजनलिज्म या फिर जो दक्षिण है या तमिलनाडु है उसे बाकी भारत से अलग करके देखने वाली बातें उन्होंने हमेशा से की हैं। एक और फैक्टर जो वहां पे दिखाई देगा वो होगा हिंदू जो धर्म को लेकर वहां पर बहुत सारे, जो सनातन को लेकर बहुत सारी जो बयान आए हैं तमिलनाडु में डीएमके की तरफ से, क्या उन बयानों का कोई असर तमिलनाडु में दिखाई देगा? ये भी इन चुनावों में फैक्टर जो है वो रहेगा। तो ये सारे मुझे लगता है कि इस तरह से भावेश, पिछले अगर आप अपने पुराने ओपिनियन पोल से अगर आज तक की ट्रेजेक्टरी हम बताना चाहें तो ग्राफ कमोबेश वही है जहां पहले से था? नहीं, पहले से एक सीट बीजेपी अपने में ऐड कर रही है, वो सीट है नीलगिरी। वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, पर नीलगिरी से डीएमके के बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे चले और अब बड़े अंतर से पीछे चले। वहाँ पे जो एल मुरुगन जो बीजेपी के नेता है, मिनिस्टर भी हैं, फिशरीज मिनिस्टर हैं, जिसका तमिलनाडु के आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा वो कैंपेन चल नहीं रहा था, तो बीजेपी वहाँ पर पीछे थी। देखिए, पूरे तमिलनाडु को जब हम इस बार की चुनाव को देखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा 2019 में जब प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा अपना कैंपेन में टाइम देते थे बंगाल में और उड़ीसा में, तो लोगों को लगता था कि शायद टाइम वेस्ट करें, लेकिन जब उसका चुनावी रिजल्ट आया तो आप देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी लगभग टीएमसी के आसपास पहुंच गई थी और उड़ीसा में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बीजेडी से थोड़ी पीछे थी। इस बार प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे ज़्यादा फोकस है तमिलनाडु है, केरला भी है, लेकिन तमिलनाडु ज़्यादा फोकस है। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो बीजेपी के पास जो प्लस पॉइंट है उसका देखिए। बीजेपी पहले जो पॉलिटिक्स करती थी सिर्फ हिंदुत्व के पॉलिटिक्स करती थी, जिसमें और कोई बहुत बड़ा आइकन फिगर नहीं था बीजेपी के पास, जिसकी वजह से बीजेपी पीछे रह जाती। इस बार आप देखेंगे बीजेपी के कैंपेन में बहुत बड़ा असर ये हुआ कि बीजेपी उन कम्युनिटी को टारगेट करे जिनका पिछले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से, राष्ट्र जो देश प्रेम है उससे उनका जुड़ाव रहा, जैसे नादर कम्युनिटी हुआ, गोंडर कम्युनिटी हुआ, थेबर कम्युनिटी हुआ। इसका बीजेपी के पास अच्छा खासा लोकल लीडरशिप पे बीजेपी ने फोकस किया। लेकिन अभी आपने कहा कि पिछले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने जहां फोकस किया वहां उनको परिणाम देखने को मिला। बंगाल में, उड़ीसा में 18 सीटें बंगाल में, 10 सीटें उड़ीसा में, लेकिन वैसा नतीजा तो नहीं दिखाई दे रहा इस बार। देखिए, शुरुआत हो आप देखेंगे 2019 का यदि परफॉर्मेंस बीजेपी का देखेंगे तो वहाँ बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं की थी, बहुत वोट शेयर के मामले में भी बहुत पीछे थी। तो इसमें यदि बीजेपी लगभग 18-19% के आसपास वोट लेके आ रहे हो और 6 सीटें जो हम लोग 4 बीजेपी का अपना और 2 उनके अलायंस का ये देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाएगा। इसको आप अचीवमेंट मानते हैं? तमिलनाडु में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होना चाहिए। बता सकते हैं, देखिए पहले एआईएडीएमके के साथ अलायंसेज में चुनाव बीजेपी लड़ती थी, इस बार वो फैक्टर नहीं है। क्या वो फैक्टर बीजेपी के फेवर में आ रहा है, अगेंस्ट जा रहा है? क्योंकि अन्नामलाई एआईएडीएमके के पुडुचेरी की सीट भी दिखा दीजिए। एक पुडुचेरी की सीट है सर, ये वो भी एनडीए के खाते में जा रही है, पुडुचेरी की सीट भी। जी आप बोल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखने वाले फैक्टर होगा, क्योंकि के अन्नामलाई हम इस बात को लेकर अगेंस्ट थे कि कोई भी अलायंस एआईएडीएमके से किया जाना चाहिए। तो ये जो अलायंस नहीं किया गया है ये बीजेपी के फेवर में जाता है अगेंस्ट। भावेश, देखिए, पहले तो बात ये देखिए, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसका एक आधार धीरे धीरे आप लगभग पिछले 20-25 साल का आप देखेंगे तो उसका जो दायरा है वो संकुचित होता जा रहा है। इस बार पूरी संभावना है कि जो पूरे द्रविडियन पॉलिटिक्स का उसका वोट शेयर डीएमके और एआईडीएमके दोनों को मिला दीजिए तो घट के लगभग 55-60% के आसपास रही, उसका बीजेपी को फायदा मिला। अब आपकी बात पे आते हैं राहुल जी कि एआईडीएमके से बीजेपी को फायदा हुआ या हो सकता है या नहीं हो सकता। 2014 में आप देखेंगे बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी, छोटी छोटी पार्टियों से था, जिसमें पीएमके और एक और पार्टी थी उसके साथ गठबंधन था। तो बीजेपी अपने दम पे 4-5 सीटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। लेकिन वही जब 2019 में एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं थी। 5 सीटों पर चुनाव जरूर रही थी, दूसरे नंबर पर थी, पर फाइट में कहीं नहीं थी। बीजेपी के साथ यह है कि उसका जो पॉलिटिक्स वहां पर रहा, जैसे अभी हमने बात किया कि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स रहा है, जिस कम्युनिटी को बीजेपी वहां पे टारगेट करती है, उसमें द्रविडियन पॉलिटिक्स का साथ लेना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। तो एआईडीएमके वैसे भी डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है और जैसे मैंने कहा द्रविडियन पॉलिटिक्स का दायरा संकुचित हो रहा है और वो दिखेगा। नहीं, बहुत लोगों का मानना है जैसे जयललिता के बाद आज ये हालत है एआईडीएमके की, तो डीएमके को नंबर अभी भी दिखाई दे रहे हैं और वहां की प्रेडोमिनेंट फोर्स डीएमके है, लेकिन है वो भी ढलान पर ही। सर देखिए, विधानसभा में ना एआईएडीएमके, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा था कि विधानसभा में
AIADMK के अलायंस के कारण बीजेपी 4 सीटें जीत गई। तो इसलिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है वहां। देखिए हाँ, समीर जी। तमिलनाडु को लेकर मैं 2019 का एक जिक्र करना चाहता हूँ। 2019 का जब चुनाव परिणाम आया था तो राहुल गांधी वायनाड गए थे अपनी सीट जीतने के बाद। तो राहुल गांधी ने वहां बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसका क्या कारण रहा। तो राहुल गांधी ने वायनाड में कहा था कि 85 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो गया। 85 सीटों में उनका तात्पर्य था केरल से, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से और पुडुचेरी से, इनको मिला के 85 सीटें आती है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और इसलिए उत्तर भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में आ गए हैं। दक्षिण के लोग समझदार हैं, वो सोच समझ के मतदान करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के अंदर यहाँ की जनता घुसने नहीं दे रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमित शाह से पूछा गया दिल्ली के अंदर कि राहुल गांधी ने वायनाड में ये बोला है, तो अमित शाह ने कहा कि हाँ, ये हम बात जानते हैं कि हमारे बही खाते में दक्षिण का खाना खाली रह गया इस बार 85 सीटों का, लेकिन 5 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता। राहुल बाबा 2024 में आपसे हम बात करेंगे। अच्छा। ये अमित शाह जी ने बयान दिया था राहुल गांधी के बयान के बाद। तो वो 4 साल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, जो राहुल गांधी ने कहा था कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे यहाँ के लोग। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और मोदी बताने चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं, पूरे देश की पार्टी है और दक्षिण में जवाब आपको लग रहा है राहुल गांधी को इस बार बीजेपी दे देगी 2024 में? निश्चित रूप से दे देगी और यही कारण रहा। फिर उसके भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से अन्नामलई को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अन्नामलई ने जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर वहां काम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर जमीन तैयार की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी का काम, अब वह सब काम आ रहा है।